हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आप सभी को मैं साइंस पढ़ाता हूं। आज हमारे पास में दो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण वाला, और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में आज है अध्याय 3। अब अध्याय 3 को पढ़ने से पहले आप अध्याय 1 और 2 को ढंग से पढ़े, इसके बाद में अध्याय 3 पे आए। और कोई डायरेक्ट पढ़ना चाहता है तो डायरेक्ट पे अध्याय 3 पढ़ सकता है। जिसके पहले से कोई अध्याय 1 और 2 क्लियर है तो डायरेक्ट अध्याय 3 भी पढ़ सकता है। तो अध्याय 3 में हम बात करेंगे आज धातु, अधातु, इसके बारे में बात करेंगे। धातु और अधातु क्या होती है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उनके बीच में, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में तो हम सिर्फ धातु और अधातु के बारे में हम समझेंगे, और उनके हो सकते हैं तो उनके भौतिक गुण भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं भाई, आज हमारे पास में है अध्याय 3। अध्याय 3 और अध्याय 3 हमारे पास में धातु और अधातु, धातु और अधातु। अध्याय 3 में हमारे पास में धातु और अधातु, इसके बारे में हमें पढ़ना है, और उसका मामला पार्ट 1 आज पार्ट 1 है इसका ये, ठीक है। अब देखते इसके बारे में। अब सबसे पहले तो भाई धातु होती क्या, उसकी परिभाषा आपको पता चाहिए। धातु होती क्या, वो चीज आपको ढंग से पता होनी चाहिए। ये लो धातु। अब देखो धातु किसे कहते हैं, मेनली तो धातु वो होती है अपने पास में भौतिक गुणों के आधार पर हम इसे समझे तो धातु क्या होती है, ऐसे पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो गया। पदार्थ का मतलब हो गया प्रत्येक वस्तु हमारे पास में पदार्थ है, जो जगह घेरती है, स्थान घेरता है, प्रत्येक वस्तु हमारे पास में पदार्थ है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कुछ गुण पाए जाएंगे, वो गुण अभी लिखवा दूंगा मैं, वो गुण पाए जाएंगे, अगर उसके अंदर वो गुण है तो वो क्या हो जाएगी, धातु कहलाएगी। अगर वो गुण उसके अंदर उपस्थित नहीं है तो वो अधातु कहलाएगी। और एक चीज और हमें पता है, जो धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातु क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो ये भी परिभाषा होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातु क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है, तो वो सभी क्या कहलाएगी, धातु कहलाएगी। और अधातु क्या जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, वो हमारे पास में क्या जाएगी, अधातु हो जाएगी। जैसे हमारे पास में एग्जांपल में देखिए, उदाहरण के अंदर हमारे पास में सोडियम है, Na, इसके ऊपर क्या होता है +1, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग सकता है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगा भाई, अपने पास में धातु बनाएगा। तो सोडियम धातु हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो हमारे पास में क्या जाएगी, सोडियम धातु हो जाएगी। ये लो भाई, सोडियम है, इसी प्रकार हमारे पास में पोटेशियम है, इसी प्रकार हमारे पास में कैल्शियम है। तो ये सभी क्या कर सकते हैं, धनायन है। ये धातु, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। मैं डायरेक्ट इनके प्रतीक चिन्ह निकाल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट वो नाम नहीं निकाला, प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्ह और नाम का आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, इसका प्रतीक, जैसे सोडियम का प्रतीक क्या होता है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, मैग्नीशियम है हमारे पास में, ये भी क्या हमारे पास में धातु है। सोना है, यूरम है हमारे पास में, चांदी है, ये भी हमारे पास में क्या है, ये सभी धातु है। क्योंकि ये क्या कर रही है, सब के सब ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, धातु कहलाएगी। और हमारे पास में धातु के गुण के हिसाब से देखिए, अगर धातु क्या होती है, उनके भौतिक गुणों के हिसाब से, तो देखते रहेंगे। देखिए हाँ, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धे, तन्य। अब इन सबका मतलब बताऊंगा मैं, तन्य का मतलब क्या होता है, आघातवर्धे का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए आप ये देख लो, तन्य। ऐसे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धे, तन्य, विद्युत
विद्युत और ऊष्मा के चालक हो ऐसे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, आघातवर्ती, तन्य व विद्युत और ऊष्मा के चालक हो। उन्हें धातु कहते हैं। हमारे पास में धातु क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो क्या हमारे पास में चमकीले हो, कठोर हो, आघातवर्ती हो और इसके अलावा क्या हमारे पास में तन्य हो और विद्युत और ऊष्मा के चालक हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। यानी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास में वो चमकीला भी होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए, आघातवर्ती भी होना चाहिए, तन्य भी होना चाहिए, विद्युत का और ऊष्मा का चालक भी हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं हम ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अयोडम है और अर्जेंटेन है और या एजी अपने पास में है। हाँ, ऐसे पदार्थ जो चमकीले, कठोर और ये हमारे पास में भौतिक उसके गुणों के आधार पर होंगे। हमारे पास में चमकीले, कठोर, आगे बढ़ने और एक हमारे पास में ध्वनिक भी आता है गुण, वो आगे दिखा दूंगा मैं। ध्वनिक का मतलब होता है आवाज उत्पन्न करना। ये तो हमारे पास में हो गया धातु। अब धातु के देखो हम देखते हैं गुण एक एक करके, अभी सभी कौन कौन से गुण क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते वो देखते हैं। अब इसके बाद में आएगा हमारे पास में धातु का धातु के भौतिक गुण, ऐसे लिख सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। अब धातु कौन कौन से भौतिक गुण वो देखते थे। जैसे सबसे पहले हमारे पास में जो गुण आता है, सबसे पहले मैंने मान लिया चमकीला, ठीक है, चमकता है, चमकीला अपने पास में ये इसका गुण है। तो धातु क्या होती है? धातु की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। तो पहला गुण क्या हमारे पास में? चमकीला। तो धातु की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। याद कर लेना। धातु की सतह चमकीली होती है, चमकीली या चमकदार होती है, ठीक है। तो धातु की सतह क्या होती है? चमकीली या चमकदार होती है। इसके बाद में दूसरा भौतिक गुण देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा जो भौतिक गुण हमारे पास में वो क्या है? कठोरता। हाँ, धातु क्या होती है भाई? हमेशा कठोर होती है और कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास में जो धातु मुख्य गुण होता है, धातुएं कठोर होती है। धातु कठोर होती है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो तीसरा गुणधर्म वो क्या है हमारे पास में? परिभाषा के साथ देख लेते हैं। तीसरा गुण जो पहले कठोर, आघातवर्ती। अब हमारे पास में आघातवर्तीयता, आघातवर्तीयता। अब ये क्या होता है? देखो, आघातवर्तीयता का मतलब होता है कोई भी जो धातु है उसको पीट कर पतला चादर बनाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं आघातवर्तीयता। इस गुण को बोलते हैं आघातवर्तीयता। कोई भी धातु है उसका हम पतला चद्दर बना दे तो उसी को क्या बोलेंगे हम? आघातवर्तीयता। तो धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं भाई? आघातवर्तीयता। इसमें क्या देगा? धातुओं को पीट कर पतला, धातुओं को पीट कर पतला
या पतली पतली धातुओं को पीट के पतली चादर बनाने के गुण को आघात वर्धित कहते हैं। के गुण को आघात वर्धीयता कहते हैं। तो धातुओं को जो पीट पीट कर पतले चादर बनाई जा सकती है उस गुण को क्या बोलेंगे? आघात वर्धीयता। और इसके लिए आपने देखोगा अपने पास में फॉइल पेपर आता है, वो भी क्या एल्यूमिनियम का बना, तो एल्यूमिनियम को पतला पीट पीट कर चादर के रूप में बना दिया, तो इसलिए हमारे पास में क्या वो फॉइल पेपर बन सकता है। क्योंकि धातु में एक गुण होता है, इसलिए धातु का फॉइल पेपर बन सकता है जिसमें आप रोटी वगैरह लपेट के ले जाते हो। वो हमारे पास में सिल्वर पेपर है या फिर फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम पेपर, सॉरी सिल्वर पेपर नहीं, एल्यूमिनियम पेपर। तो उदाहरण में इसके लिख सकते हैं भाई हम। उदाहरण के अंदर हमारे पास में क्या है? फॉइल पेपर या फॉइल पत्थर, फॉइल पेपर, फॉइल पेपर, और या फिर आप लिख सकते हो चांदी का वर्क, चांदी का वर्क, और एक आता है हमारे पास में सोने का वर्क, जो कलर वगैरह में काम में लिया जाता है, सोने का वर्क। और चांदी का वर्क तो आपने देखा होगा, आप सभी ने काजू कतली खाई होगी, तो काजू कतली या मिठाइयों के ऊपर जो वर्क लगाते हैं वो हमारे पास में चांदी का वर्क है। तो वो किससे बनी जाती है? धातु से बनी जाती है, और धातु की पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। वो कौन पाया जाता है? धातु के अंदर। इसी कारण हमारे पास में सोने का और चांदी का इसका हमारे पास में वर्क बन सकता है। और सबसे ज्यादा आघातवर्धी जो धातु है वो कौन सी? देख लेना भाई, और यहाँ पे पॉइंट याद रखना आप, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? हमारे पास में है आघातवर्धी धातु, हमारे पास में सोना और चांदी है, सोना व चांदी है। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा आघातवर्धी धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा आघात वर्धने का गुण किसमें पाया जाता है? सोने और चांदी के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा आघात वर्धने गुण किसमें पाया जाता है? सोने और चांदी में। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सबसे ज्यादा आघात, सब सर्वाधिक आघात वर्धने वाली धातु कौन सी है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, आपको कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको इनमें से पता करना। सबसे ज्यादा तो है सोने में, उससे कम है चांदी में। चलो अब इसके बाद में हमारे पास में आता है तन्यता। इसके बाद में अगला गुण आता है हमारे पास में तन्यता। अगला गुण हमारे पास में तन्यता। अब तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है पतला तार बनाना। तन्यता मतलब हो गया पतला तार बनाना। इससे भी पतला, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। पतला तार, आपने पतले पतले तार देखे होंगे, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम व तांबे के वायर जो देखे हैं उसके अंदर भी और पतले पतले तार होते हैं, तो वैसा तार बनाना है। हमारे पास में क्या है? तन्यता। तो तन्यता मतलब हो गया कोई भी जो धातु होती है हमारे पास में, उस धातु का हम पतला तार बनाया जा सकते हैं, पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उस धातु को पतला तार बनाया जा सकता है, उसी को बोलेंगे तन्यता। यानी धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने का जो गुण है उसे क्या बोलेंगे? तन्यता। तो हमारे पास में ये धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना या बनाना तन्यता कहलाता है। तन्यता कहलाता है। तो धातुओं के पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है हमारे पास में? तन्यता कहलाता है। और सबसे अधिक तन्य धातु होती है हमारे पास में सोना। वेरी मोस्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट में लगा लिख लेना यहाँ पर भी, वेरी मोस्ट पॉइंट है, ठीक है।
सबसे अधिक या सर्वाधिक सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है हमारे पास में? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु हमारे पास में कौन सी है? सोना है। और ये इतनी तन्य धातु है कि इसकी 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु हमारे पास में क्या है? सोना। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु हमारे पास में सोना है, जिसके अंदर क्या करेंगे, 1 ग्राम सोने से हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतनी तन्य धातु होती है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा इसका तार बना सकते हैं। तो वेरी मोस्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास में इसका वेरी मोस्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो वापस से बता रहा हूं, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है हमारे पास में? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु हमारे पास में सोना है, और 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो इसके ऊपर वापस में स्टार लगा रहा हूं, वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना भाई। ये हमारे पास में वेरी मोस्ट है, तो आपको ढंग से याद है रखना है। तो 1 ग्राम सबसे अधिक तन्य धातु हमारे पास में कौन सी है? सोना। और उस सोने से 1 ग्राम सोने से हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब आगे देखो, फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला गुण। ये गुण उसमें मैंने लिखा ही नहीं, वो यहाँ पे लिखा देता हूँ, ध्वनिक। इसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। अगला हमारे पास में गुण है वो है ध्वनिक। ध्वनिक, और उसका दूसरा नाम है सोनोरस। ध्वनिक का दूसरा नाम क्या है? सोनोरस। एक गुण धातु में ये भी पहचाना ध्वनिक। धातु की सतह जब भी किसी कठोर सतह से टकराती है, यानी कोई सी भी जो धातु है किसी भी कठोर सतह से टकराती है, तो वह आवाज उत्पन्न करती है। और इस आवाज उत्पन्न करने का जो गुण है हमारे पास में, उसी को बोलते हैं हम ध्वनिक या सोनोरस। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, देखो, धातु की कोई भी जो धातु है किसी भी सतह से टकराएगी, कोई भी धातु किसी से सतह से टकराएगी तो हमारे पास में आवाज उत्पन्न करेगी। उस गुण को बोलेंगे हम ध्वनिक या सोनोरस। जैसे हमारे पास में स्कूल की जो घंटी है, स्कूल की घंटी हमारे पास में किसका उदाहरण है? सोनोरस का उदाहरण है। क्योंकि स्कूल की घंटी जब दो धातुएं आपस में टकराती है या फिर उसके ऊपर लकड़ी से भी हम अगर मारते हैं तो उन दोनों के अंदर क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी गुण को बोलेंगे हम सोनोरस। जब धातु पर किसी कठोर सतह पर आघात किया जाता है। कठोर सतह, जब धातु पर किसी कठोर सतह का आघात यानी मारना, चोट लगाने इसके ऊपर। जब धातु पर किसी कठोर सतह का आघात किया जाता है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि
उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। और धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं भाई? सोनारस। ध्वनि उत्पन्न करती है तथा धातु के इस गुण को सोनारस कहा जाता है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं भाई? सोनारस कहा जाता है। कठोर सतह का आघात करने पर, जब कोई धातु है, किसी धातु के ऊपर कठोर सतह से आघात करेंगे, उस पर चोट मारेंगे, तो हमारे पास में ध्वनि उत्पन्न होगी। उस ध्वनि उत्पन्न होने के गुण को क्या बोलेंगे? सोनारस या ध्वनि के कहते हैं। जब धातु पर किसी कठोर सतह का आघात किया जाता है तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसी गुण को क्या बोलते हैं? तथा धातु के इसी गुण को सोनारस या ध्वनि के कहा जाता है। अब हमारे पास में उदाहरण देखिए उसका एक बार उदाहरण है, स्कूल की घंटी, विद्यालय की घंटी। विद्यालय की घंटी, ये हमारे पास इसका उदाहरण है। अब हमारे पास ध्वनि हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आती है चालकता। एक बार देख लेते हैं चालकता है, इसके बाद में चालकता क्या है? करंट से तो आधार वर्धन तन्य चालकता। अब हमारे पास में आती है चालकता। इसके बाद में जो हमारे पास में गुण है वो क्या? हमारे पास कौन सा गुण है आगे? चालकता। अब जो धातु जो होती है हमारे पास में वो क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है हमारे पास में? चालक होती है। कोई भी धातु है, अगर उसको इस तरफ करंट लगाएंगे तो इस तरफ करंट आने लग जाएगा। कोई भी धातु इस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और कोई सी भी धातु है, अगर उसको इस तरफ से गर्म करेंगे तो इस तरफ से वो अपने आप गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन कर सकती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? धातु जो होती है विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है। धातुएं ऊष्मा व विद्युत दोनों की सुचालक होती है। तो ऊष्मा की भी चालक होती है और विद्युत की भी चालक होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए सोना चांदी एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। आगे फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं कुछ मुख्य बिंदु धातुओं के बारे में, और उसके बारे में कुछ हमारे पास में कौन से वो देखते हैं हम। मुख्य बिंदु कौन से? देखो सबसे पहला जो हमारे पास में बिंदु है वो क्या है? इसको रेड कलर को नहीं, व्हाइट को ले लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट से लीजिएगा इसके, ठीक है। जो पहला हमारे पास में जो बिंदु है उसका क्या है हमारे पास में? देखो धातुएं, जो भी धातु होती है हमारे पास में ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है हमारे पास में, वो क्या है? पारा या मरकरी, जो हमारे पास में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सीधा सीधा लिखेंगे द्रव धातु। कौन सी हमारे पास में? एक है द्रव धातु। अब द्रव धातु कौन सी है भाई हमारे पास में? द्रव धातु हमारे पास में है पारा, या उसका दूसरा नाम है मरकरी, ठीक है। और उसका हमारे पास में प्रतीक होता है Hg। फिर इसके बाद में देखना है आगे। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट देखो। अब दूसरा पॉइंट द्रव धातु हो गई। अब धातुओं की संख्या कितनी हो वो भी हमें पता होना चाहिए। जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर टोटल तत्व हमारे पास में 118 तत्व, लगभग 118 तत्व अब तक की खोज हो चुकी है। इनमें से हमारे पास में धातुओं की संख्या कितनी है? हमारे पास में 90 है। धातुओं की संख्या की जो संख्या है हमारे पास में कितनी है भाई? 90 है। धातुओं की संख्या हमारे पास में कितनी है? 90। अब तीसरा पॉइंट देखना, जो धातुएं होती है उनका गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है।
हाई होता है, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन कुछ धातु ऐसी भी है अपवाद के अंदर जिनका गलनांक बहुत कम होता है, जिनको आप अगर हथेली पे रखोगे तो वो पिघल जाएगी। तो ऐसी धातु भी हमारे पास में पाई जाती है। तो गैलियम व सीजियम, वो धातु हमारे पास क्या है, गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम का गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है, निम्न या कम होता है। गलनांक कम होता है, कम होता है। इनको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, तो हमारे पास में देखो धातुओं का जो गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। अब उच्च क्यों होता है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी याद रखना धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन हमारे पास में गैलियम और गैलियम और सीजियम दोनों एक ऐसी धातु है जिनका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। अगर इनको आप हथेली पे रखोगे तो वह पिघल जाएगी। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, तो आपको कौन सी बतानी है, गैलियम व सीजियम। या फिर ऐसी कौन सी धातु है जिनको हथेली पे रखते ही पिघल जाती है, तो हमारे पास में कौन सी धातु है, गैलियम व सीजियम। अब हमारे पास आता है चौथा पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारे पास धातु क्या होती है, कठोर होती है, ठोस होती है। लेकिन कुछ धातु ऐसी भी होती है, मुलायम भी होती है हमारे पास में, जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे केक को काटते हैं उसी प्रकार हम कुछ धातु को भी आसानी से काट सकते हैं। ये भी हमारे पास में अपवाद है। तो हमारे पास में कौन सी है वो भाई, हमारे पास में लिथियम सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम व पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारे पास में सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये तीनों एक ऐसी धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है पांचवा पॉइंट। अब देखो धातु क्या होती है हमारे पास में, ऊष्मा की चालक होती है, धातु होती है ऊष्मा की चालक। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ अपवाद धातु ऐसी है जो हमारे पास में ऊष्मा की कुचालक रहती है। अब वो देखो कौन सी है हमारे पास में, लेड व मरकरी, लेड व मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है। अब ये हमारे पास में धातु के पॉइंट रहे। हमारे पास धातु क्या क्या पॉइंट लिखाई थे मैंने, दर एक धातु होती है हमारे पास में, पारा धातु संख्या 90 होती है, गैलियम ये होती है। अब दर भारी धातु, हल्की धातु को भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में छठा पॉइंट लिख लेते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी जो धातु होती है वो हमारे पास में होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु होती है हमारे पास में उसका नाम है हमारे पास में ओस्मियम। तो ये हमारे पास में क्या है, सबसे भारी धातु है। और हमारे पास में सातवां अगर कोई लिखे तो सबसे हल्की धातु है,
सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु हमारे पास में कौन सी है? लिथियम। जो लिथियम है हमारे पास में क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम के हमारे पास में सबसे हल्की धातु है। ये धातु के बारे में मुख्य पॉइंट है और इन मुख्य पॉइंट में से एक क्वेश्चन 100% है कि एक क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में पूछा ही जाता है। हल्की धातु पूछ सकता है, भारी धातु पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी जो धातु है जो हमारे पास में ऊष्मा की कुचालक होती है। तो लेड व मरकरी हमारे पास में ऊष्मा की कुचालक होती है। और इसके अलावा हमारे पास में जो धातु होती है उनके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों की तीनों क्या होती है? इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। ठीक है। और हमारे पास में गैलियम और सीजियम, ये भी हमारे पास में क्या है? इनका गलनांक उतना कम होता है। अगर इनको हथेली पे रखोगे तो ये अपने आप पिघल जाएंगे। जैसे बर्फ को हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाता है बर्फ भी, वैसे इसी प्रकार की धातु भी पिघल जाती है। और धातु की संख्या हमारे पास में 90 है। और द्रव धातु कौन सी हमारे पास में? पारा या मरकरी है। अब ये तो हो गया हमारे पास में धातुओं का बारे में टोटल कंप्लीट हो गया। हमारे पास में ये धातु के जो भी पॉइंट थे, जो भी हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब धातु के रासायनिक गुण आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं अधातु। क्या पढ़ लेते हैं भाई? अधातु। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अधातु। अधातु पढ़ने के लिए हम देखते हैं, अगला केस लेते हैं। अब देखो अधातु क्या होता है? जो हमारे पास में धातुओं के जो गुण होते हैं वो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धातुओं वाले जो गुण नहीं पाए जाते, जैसे चमक, वो चमकीला होता है, कठोर होता है, तन्यता होता है, आघातवर्धनी होता है, उनमें चालकता का गुण पाया जाता है। अगर वो गुण जिस पदार्थ में नहीं पाए जाते उनको क्या बोलेंगे? अधातु। तो ऐसे पदार्थ हमारे पास में लिखा देता हूं यहाँ पे परिभाषा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता, तन्यता, कठोरता, चालकता, तन्यता, कठोरता व ध्वनिक तथा आघातवर्धी का गुण नहीं पाया जाता, का गुण नहीं पाए जाते, का गुण नहीं पाए जाते। उनके देखो यहाँ पे के गुण नहीं पाए जाते, उन्हें अधातु कहते हैं। तो हमारे पास में अधातु क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालकता, ये हमारे पास में चालकता होगी। ठीक है। जैसे भाई ऊष्मा धातु, जो ऊष्मा है विद्युत की चालकता हो गई, तन्यता हो गई, हमारे पास में कठोरता हो गई, और ध्वनिक हो गया तथा आघातवर्धी हो गया, जिनको पतला साधन बनाया जाता है। ये इनके अंदर गुण नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम अधातु कहते हैं। ये हमारे पास में आ गई अधातु की परिभाषा। अब इनके अंदर एक मुख्य रूप से गुण पाए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। ये धातु जो होती है, अधातु जो होती है हमारे पास में, जो अधातु होती है हमारे पास में भंगुर होती है। क्या होती है? भंगुर होती है। अधातु क्या होती है हमारे पास में? भंगुर। अब भंगुरता का मतलब समझ लेना। भंगुरता का मतलब क्या होता है? अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है हमारे पास में कोई भी जैसे पदार्थ है उसको हथेड़े से मारने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे हो गया हमारे पास में भंगुरता। जैसे हमारे पास में कोयला है, अगर कोयले से हथौड़े से मारेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएगा, उसे बोलेंगे भंगुरता। तो हमारे पास में अधातु जो भी होती है उनके अंदर हमारे पास में किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब देखो अधातु की संख्या वगैरह क्या होती है देखते हैं एक बार। जो अधातु होती है हमारे पास में उसकी संख्या क्या होती है पहले तो वो देखते हैं। अधातु की जो संख्या है हमारे पास में, अधातु की संख्या हमारे पास में होती है 22। टोटल हमारे पास में 22 अधातु है। तो 22 अधातु में अधातु सिर्फ ठोस जो होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। अधातु ठोस में भी पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है। तो हमारे पास में अधातु है, तो हमारे पास में 11 जो अधातु है वो हमारे पास में गैसीय रूप में पाई जाती है।
गैसीय रूप में पाई जाती है, गैस रूप में पाई जाती है। 11 धातु गैसीय हमारे पास में, गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में, ठीक है। जिसके अंदर मैं उदाहरण निकाल रहा हूं कुछ के देखना। जैसे हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास में क्या है, अधातु है। ये कौन सी धातु है, गैसीय धातु। जैसे हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी हमारे पास में क्या है, अधातु है। जैसे हमारे पास में क्या है, हीलियम, हीलियम, ये भी हमारे पास में क्या है, अधातु है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, गैसीय अधातु हो गई। इसी प्रकार हमारे पास में जो 10 होती है, वो 10 होती है हमारे पास में ठोस रूप के अंदर, ठोस रूप के अंदर हमारे पास में पाई जाती है अधातुएं। 10 अधातुएं ऐसी है जो हमारे पास में ठोस रूप में पाई जाती है, जिनमें से मैं कुछ के उदाहरण यहाँ पे लिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास में कार्बन है, कार्बन हो गया हमारे पास में, ठीक है। सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। ये हमारे पास में क्या है, अधातु है ठोस रूप में। हाँ, ठोस अधातु और गैस अधातु हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास में द्रव अधातु। अब द्रव रूप में कौन सी अधातु पाई जाती है वो देखना, द्रव अधातु। तो द्रव अधातु हमारे पास में कौन सी है, तो द्रव अधातु हमारे पास में ब्रोमीन, ब्रोमीन, जिसका सिंबल होता है हमारे पास में Br। अब हमें कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ने, जैसे हमने धातुओं के कुछ मुख्य पॉइंट पढ़े थे, उसी प्रकार हमें अधातुओं के कुछ मुख्य पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास में पहले देखिए हमें मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, मतलब मुख्य बिंदु के अंदर जैसे हमने पढ़ा था धातु के अंदर हमारे पास में क्या है कि जैसे हाँ, तो मुख्य बिंदु के अंदर हमारे पास में है कि भाई जैसे हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था मुख्य बिंदु, इसी प्रकार हमें अधातुओं के भी क्या पढ़ने हैं भाई, मुख्य बिंदु पढ़ने हैं। चलो ठीक, देखते हैं भाई। जैसे हमारे पास में सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या भाई, देखो धातुओं के अंदर क्या होती है, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो अधातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती है। तो इसी प्रकार हमारे पास में एक अपवाद है, तो अपवाद कौन सा हमारे पास में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हमारे पास में अधातु है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक होता है। वैसे धातु तो हमारे पास में विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट क्या हमारे पास में अपवाद है, ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, धातुएं जो होती है हमारे पास में चमकीली होती है, जबकि अधातु क्या होती है हमारे पास में चमकीली नहीं होती। तो उसके अंदर भी हमारे पास में एक अपवाद है। तो आयोडीन क्या है हमारे पास में अधातु है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या कैसा होता है, चमकीला होता है या चमकदार होता है। आयोडीन अधातु होते हुए, आयोडीन अधातु होते हुए भी हमारे पास में क्या होता है भाई, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, चमकीला होता है। तो ये हमारे पास में मुख्य पॉइंट है इसके अधातु के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, जो ग्रेफाइट होता है हमारे पास में क्या होता है, वो हमारे पास में विद्युत का चालक होता है। और हमारे पास में क्या होता है, जैसे विद्युत का सुचालक होता है ये ग्रेफाइट, तो और इसी प्रकार हमारे पास में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन क्या होता है, अधातु होते हुए भी क्या होता है हमारे पास में चमकीला होता है, क्योंकि धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। तो चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन में क्या होता है, चमकीले का गुण पाया जाता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी अधातु होता है जो विद्युत का चालन करती है, तो हमारे पास में क्या जाएगा, ग्रेफाइट। ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन है करता है या करती है, ऐसी अधातु जो हमारे पास विद्युत का चालन करती है, तो हमारे पास में क्या जाएगा, वो ग्रेफाइट आ जाएगा भाई।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ग्रेफाइट। तो ये आ गया हमारे पास में क्या है, ग्रेफाइट। धातु होते हुए भी हमारे पास में क्या है, ये विद्युत का चालन करता है, जबकि आयोडीन क्या हमारे पास में अधातु होते हुए भी हमारे पास में कैसी धातु है, चमकीली अधातु है। ये हमें अधातु के बारे में कुछ पॉइंट याद रखते हैं, और अधातु के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, धातु के बारे में भी डिटेल से बता दिया है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उनमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो भी आपको याद रखने हैं। तो एक बार वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, कौन कौन से हैं देखते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये धातु और अधातु के पॉइंट में से है, अधातु और धातु पॉइंट में से, ठीक है। देखो ऐसी धातु का उदाहरण देना हमें क्या बताना है, सबसे पहले धातु बतानी है, धातु के अंदर से ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या हो, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी हमारे पास में धातु का नाम है बताना है। तो आप सभी को पता है, मैंने धातु के पॉइंट में लिखा है, ऐसी धातु कौन सी है जो हमारे पास में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव धातु कौन सी है, सीधी सीधी हमारे पास में, तो पहले का उत्तर हमारे पास में क्या रहेगा, द्रव धातु हमारे पास में क्या है, पारा या मरकरी, पारा कोष्टक में मरकरी। ये तो हमारे पास में कौन सी धातु है, द्रव धातु है। ये धातु कैसी भाई, द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है। फिर इसी प्रकार हमारे पास में चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिसे ऐसी कौन सी धातु है, तो वो भी बताई थी मैंने। हमारे पास में दो धातु ऐसी होती है जो मुलायम होती है, जिनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो वो हमारे पास में कौन सी है, दूसरे उत्तर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा भाई, सोडियम व पोटेशियम। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम हमारे पास में क्या है, ऐसी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। फिर उसके बाद ये नंबर पे आता है हमारे पास में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो वो ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन है करती है, सबसे ज्यादा चालन ऊष्मा को उसमें होता है। तो ऐसी धातु हमारे पास में कौन सी है, ऐसी धातु हमारे पास में चांदी, जो चांदी होती है ना हमारे पास में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इसी प्रकार फिर हमारे पास में क्या आता है, और हमें बताएं ऊष्मा की कुचालक कौन सी है, ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक है, जो ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती, अपने से प्रवाहित नहीं होने देती। तो ऐसी कौन धातु है, तो हमारे पास में लिखा था लेड व पारा, लेड पीबी व पारा, पारा अंशजी मरकरी, ठीक है। ये हमारे पास में ऐसी धातुएं है जिनमें क्या होता है, ऐसी धातु है जिनमें क्या होता है भाई, ये ऊष्मा का कुचालक करती है, ऊष्मा का चालन नहीं करती, ये तो ऊष्मा का चालन नहीं करती, और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है जिन धातुओं को, वो धातु कौन सी हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है। और इसी प्रकार हमारे पास कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, हमारे पास में कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, पारा या मरकरी, ठीक है। ये हमारे पास में द्रव धातु है। इसी प्रकार हमारे पास में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, चांदी है, जो हमारे पास में ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है मानी जाती है। फिर इसी प्रकार हमारे पास में अगला क्वेश्चन है आघात वर्धे तथा तन्य का अर्थ क्या होता है, तो ये भी मैंने बता दिया उसके अंदर भाई पॉइंट के अंदर, तो वापस से मैं बता रहा हूं क्या होता है भाई, आघात वर्धे का मतलब तो क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। इसी प्रकार हम बताना आघात वर्धे का मतलब, तो हमारे पास में आघात वर्धे मतलब मैंने वही भी बताया था, लेकिन वापस बता देता हूं मैं। ये हमारे पास में आघात वर्धे, आघात वर्धे का मतलब मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास में कोई भी धातु होती है उनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, आघात वर्धे कहते हैं। और आघात वर्धे के बारे में मैंने आपको उदाहरण भी लिखा है, जैसे हमारे पास सोने का वर्क है, चांदी का वर्क है और फॉइल पेपर है, तो उनको क्या करते हैं, धातुओं को पतला चादर के रूप में बना देते हैं, उसी आघात वर्धे का गुण कहते हैं। फिर इसी प्रकार हमारे पास में अगला गुण हमारे पास में तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है हमारे पास में, तो तन्यता मतलब होता है हमारे पास में कोई भी जो धातु है हमारे पास में धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो गुण है या खींचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, तन्यता। खींचने गुण को क्या बोलते हैं भाई, तन्यता। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना या धातु को पतले तार के रूप में बनाना हमारे पास में क्या कहलाएगी, तन्यता कहलाएगी। और वहां पे मैंने एक चीज भी लिखी थी, हमारे पास 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम जो सोना है हमारे पास में 1 ग्राम सोने से लगभग हमारे पास में
2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। कितने किलोमीटर? लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से हमारे पास में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हम भाई, ये तो हमने प्रश्न कर लिए, इनके उत्तर भी कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ढंग से याद करने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं धातु और अधातु के अंदर मुख्य रूप में अंतर क्या है, वो देखते हैं। अब हमारे पास में देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। तो इधर लिख लिया हमने धातु, ये तो आ गया हमारे पास में धातु, और इधर आ गया हमारे पास में अधातु, ठीक है। तो धातु और अधातु के अंदर हमें क्या करना भाई? मुख्य रूप से अंतर देखना है। अगर धातु और अधातु में मुख्य रूप से क्या अंतर बताया, सबसे पहले तो हमें पहला पॉइंट बताया है, पहले पॉइंट देखना। हाँ, सबसे पहले तो धातु जो होती है हमारे पास में, वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर हमारे पास में धनायन बनाती है। तो धातु क्या करती है भाई? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती है भाई? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, धनायन बनाती है, ठीक है। और जबकि हमारे पास में अधातु होती है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो हमारे पास में जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर हमारे पास में धनायन बनाती है, और जबकि हमारे पास में अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमारे पास में ऋणायन बनाती है। अब धातु क्या होती है हमारे पास में? धातु हमारे पास में ऊष्मा व विद्युत, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। तो हमारे पास में ऊष्मा व विद्युत की सुचालक, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। धातु तो हमारे पास में ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, और जबकि अधातु होती है हमारे पास में, अधातु क्या होती है? ऊष्मा विद्युत की कुचालक, ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। तो अधातु हमारे पास में क्या होती है? ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है, जबकि धातु क्या होती है? ऊष्मा विद्युत की चालक होती है। और इसके अंदर हमारे पास में एक अपवाद है, जो ऊष्मा जो विद्युत का चालक है होता है हमारे पास में अपवाद क्या? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, वो याद रखना आप। ये आ गया हमारे पास में धातु और धातु। इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये तो बनाती है, ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, और ये हमारे पास में ऊष्मा विद्युत और इसकी सुचालक होती है, जबकि ऊष्मा क्या ये क्या होती है? हमारे पास विद्युत का कुचालक होता है। धातु विद्युत की कुचालक होती है। ये आगे अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है, जो धातु होती है हमारे पास में, धातु क्या करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करके सारी ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या करती है भाई? ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड बनाती है। तो धातु तो क्या करती है हमारे पास में? सारी ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है? सारी ऑक्साइड बनाती है। ये भी आगे बताऊंगा मैं कैसे बनाती है। सारी ऑक्साइड बनाती है। तो धातु क्या होती है हमारे पास में? सारी ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु क्या होती है हमारे पास में? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु जो भी होती है हमारे पास में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि धातु क्या होती है? सारी ऑक्साइड बनाती है। अब हमारे पास में जो है तीसरा पॉइंट को देखो।
तो तीसरे पॉइंट में क्या हमारे पास में जो धातु होती है उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वो जल्दी से पिघलने नहीं जा सकते। तो हमारे पास में धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उनको गलाने के लिए उच्च ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके बीच में अंतराणविक बल जो होता है बहुत मजबूत होता है, और बहुत ज्यादा मजबूत अंतराणविक बल को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है। तो हमारे पास में क्या होता है, धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। गलनांक व क्वथनांक निम्न या कम होते हैं, ठीक है, निम्न होते हैं। अब हमारे पास में क्या होता है भाई, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 4 आ गया पॉइंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने, पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। देखो धातुओं के जो गलनांक क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि उनके बीच में अंतराणविक बल या जो हमारे पास में अंतराणविक आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, मजबूत होता है, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो बंध बनता है, अंतराणविक बंध बनता है, वो मजबूत बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, और आयनिक बंध को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, और आयनिक बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास में इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब ये तो हमारे पास इनकी गलनांक और क्वथनांक होते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको बताइए, जैसे 500 पॉइंट लगे। उदाहरण क्या है हमारे पास में, सोना, तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये हमारे पास में क्या है, धातु के उदाहरण है। ये हमारा पास में इधर अधातु उदाहरण के लिए 500 पॉइंट दिए, इधर अधातु उदाहरण हो गए हमारे पास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये हमारे पास में क्या है, धातु के उदाहरण है, और ये हमारे पास में धातु के उदाहरण है। तो हमें वापस से देख लेना, वापस से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये तो एक तो अंतर पूछा जा सकता है, और अंतर के अलावा मैंने यहाँ पे बताया था ये भी पूछा जा सकता है, वो जो धातु होती है उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो अंतराणविक जो बंध होता है बहुत मजबूत होता है, आयनिक बंध होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इसलिए धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, साथ में ये अंतर भी आपको क्या करना है, याद रखना है। धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, ये भी याद रखना है, और साथ में अंतर भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हुए